So number. Following are the summarized balance sheet of Heptagon and Ellipse Limited as of 30/2022। ये तो एलिप्स नहीं है, ये तो ऑक्टागॉन है कोई। तो नीचे जाके देखेंगे ऑक्टागॉन इज एसोसिएट, इसलिए मैंने आपको कहा था सवाल पढ़ लें। जिस वक्त अब सात वाला बोंगिया जिस वक्त सात वाला इधर उधर लगा हुआ था, अब अगर सवाल करेंगे तो जल्दी जल्दी करवा दें। देखिए घर जाना है आप लोगों ने। PP 1820 840 आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लस 0 आगे इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागॉन। अच्छा चलिए नोट नहीं करना फिर। अगर कोई साथ मेरे कर सकते हैं, अभी स्पीड में कर ले चले। कितनी इन्वेस्टमेंट? 100। अभी मैंने भी नीचे सवाल नहीं पढ़ा, हो सकता है कोई इसमें मसला हो, वरना बाहर भेजेंगे। आगे प्लस आगे अदर करंट एसेट्स आगे कोई नीचे देख लें कोई शेयर तो नहीं इशू हुए अंदर लिखवा दें। जी आगे बस इसी तरह पेपर में करना है जल्दी जल्दी। 650 जी 200 आरीज लाइबिलिटीज पे तो नहीं जाना ना अभी। जी CRE 820 लाइबिलिटीज। चलें 1 मिनट लगा लें, नोट कर लें। 240 ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा, जल्दी नोट कर लें। शुक्रिया जी, हाइब्रिड में आप हजरात आए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हम शुक्रिया कर रहे हैं। आते रहिएगा, मुराकबे से बाहर आ जाइएगा। भाई कोई मसला आ रहा है यार बॉयज़ हाइब्रिड में ना, सेकंड रो में बॉय बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा कैमरा उधर करवाना था भाई माय डियर, उधर वाला नोट करना है। माशाल्लाह भाई, आई रियली अप्रिशिएट किस तरह आप लोग कुर्बानी कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ ही कोशिश कर रहा हूँ किसी हद तक कुर्बानी हो जाए। जिस तरह आप लोग दोपहर का खाना आगे पीछे कर रहे हैं, तो उस तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ साथ इस कुर्बानी में खड़े हों। हम तो एक ही दफ़ा खाते हैं रात को, आप क्या बातें कर रहे हैं। चलें जी इधर ले आओ बस। On 1 जनवरी 2022 पेरेंट एक्वायर्ड 60% शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरी एट फॉलोइंग कंसिडरेशन। ये कौन सा पेज है? पेरेंट एक्वायर्ड सब्सिडरी एट फॉलोइंग कंसिडरेशन, पेज 27, विच हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन नेचुरल बुक्स। ये तो आसान एडजस्टमेंट होती है, बस नहीं रिकॉर्ड किया तो कर देते हैं, बस अब नोट करना छोड़ें। एक शेयर मेरा ले लो, अपने 3 दे दो। तो अब मेरे ख्याल से बड़े हो जाएं, डायरेक्ट वो करें बस। एस के कितने शेयर्स हैं? 65 मिलियन, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल ना इधर करते हैं काम आज। वर्किंग 1.1 इन्वेस्टमेंट्स शेयर्स गिवन। एस के शेयर्स बताएं। 65 मिलियन, मेरा हिस्सा
पहले समझे फिर नोट कर लीजिएगा। 39 डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाइड बाय P। 3 अपने भेजो, 3 बंदे तुम भेजो, 1 मेरी तरफ से, इंटू 702। अब साथ वाले शहजादा को बता दें कहां कहां से चीजें आई हैं, नोट करें जल्दी। डबल एंट्री में करता हूं। एक मिनट दें जरा, डबल एंट्री पूरी कर दें। प्लस 13 इंटू 10 प्लस 13 इंटू 44। एक ग्रेड तो हाथ खड़ा कर दें। प्लस 13 इंटू 10 प्लस 13 इंटू, सो इट इज हाउ यू विल एक्सपर्टाइट द प्रोसेस। पेपर में जल्दी जल्दी जरा सॉल्व किया करने। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और अल्लाह का शुक्र है सारी वर्किंग भी की है हमने, सब कुछ करके दिया एग्जामिनर को, कोई ऐसी बात नहीं कि मिसिंग हो। ज़्यादा लिखना हो तो 13 मिलियन लिख सकते हैं कि वर्किंग 1.1 से आया, इससे ज़्यादा और क्या लिखना है अब हमने। जल्दी करें। ये शेयर्स नहीं है माय डियर, ये इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ये तो वैसे नेचर है, शेयर्स गिवन, थोड़े से शेयर ले लो। चलें जी आगे, अगली एडजस्टमेंट। कैश पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर शैल ऑल्सो बी पेड 2 years लेटर। कितनी होगी फिर? हम कितने शेयर खरीद रहे हैं ये जरा समझें। इस तरह पहली दफा है, कैश पेमेंट ऑफ 5 शैल ऑल्सो बी पेड 5 पर शेयर। उसके कितने शेयर मैंने खरीदे हैं? 39 में खरीद रहा हूं। पिछली डील तो और थी, पिछले में मैं अपने शेयर दे रहा था। अब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें 5 रुपए का एक शेयर मैं तुमसे खरीदना चाह रहा हूं, 5 रुपए का एक शेयर तुमसे मैं खरीदना चाह रहा हूं। 5 पर शेयर शैल ऑल्सो बी पेड आफ्टर 2 years। तो मुझे बता दें 2 साल बाद मैंने उसको कितने पैसे देने हैं? 39 मिलियन इंटू 190। अगर ये सब्सिडरी की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट ना हुआ तो मैं इसका नाम रखूंगा, मेरी बातें सुने ना, तो सवाल नोट हो रहे हैं। अगर ये सब्सिडरी की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट ना हुआ तो मैं इसका नाम रखूंगा जो पुट है डेफर्ड कंसिडरेशन। क्या इसका नाम रखूंगा? डेफर्ड कंसिडरेशन। मैं इसका नाम रखूंगा डेफर्ड कंसिडरेशन। और अगर ये सब्सिडरी की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट हुआ तो मैं इसका नाम रखूंगा कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। अगर ये डेफर्ड हुई तो 2 साल का डिस्काउंट रेट लेके पीवी निकालूंगा, अगर ये कंटिंजेंट हुई तो पीवी नहीं निकालूंगा। सवाल वाला मुझे इसकी फेयर वैल्यू देगा और ईयर एंड पे उसे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारूंगा। कैश पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर शैल ऑल्सो बी पेड आफ्टर 2 years प्रोवाइडेड एट प्रॉफिट्स ऑफ EL एक्सीड अ सर्टेन बेंचमार्क। डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे साल का पहला दिन है, नहीं साल का मिड है। अच्छा, तो ये तो कंटिंजेंट है प्रॉफिट्स अच्छे आने पे। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस इज 143 एट एक्यू, ये तो वर्किंग 1 में चली जाएगी, एट एक्विजिशन विच हैज इंक्रीज टू 150 ऑन 30 जून। तो हमारा साल पहला दिन मैंने किस दिन खरीदा है? इस दिन फेयर वैल्यू 143, इस दिन 150। 2 साल बाद कितना देना है? 190। क्या मैं इसकी पीवी निकालूं डिस्काउंट रेट यूज करते हुए या पीवी टाइप चीज गिवन है? डन। दोबारा पढ़ लें।
मैं तुम्हें 195 मिलियन दूंगा 2 साल बाद अगर तुम्हारे 2 साल में प्रॉफिट अच्छे आए। इस लाइबिलिटी की आज पीवी टाइप फेयर वैल्यू 143 है, जो ईयर एंड पे 150 होगी क्योंकि अब वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो फिलहाल मैं एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 143 से, और फिर मैं करूंगा एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट 7 से। तो ये एंट्री मेरी हो जाएगी 1 जनवरी को, और ये एंट्री हो जाएगी 30 जून को। 143, 150 और 195। मैंने पीवी क्यों नहीं निकाली? पीवी नहीं ना इसमें निकालते, इसमें फिर फेयर वैल्यू दी होती है उसने। चलें जी, नोट कर लें। हमारे साल में सिर्फ कितनी एंट्रीज होनी है? 2, इन्वेस्टमेंट करने की और खर्चे की। थोड़ी सी ब्रेक सी लग जाती है, पता नहीं पेज 27 पे हमारी जाके। शायद आप लोगों ने नहीं सही तरह किया हुआ, या जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आप लोगों ने सुनी नहीं थी, या फिर मैंने नहीं कुछ कराया होगा। कुछ ना कुछ तो है। कुछ समझ आया? तो आज ज़रा फाइनल कर लें इस बात को। जो डेफर करके पैसे देने हैं 2 साल बाद, उनके फिर पीवी निकाला करेंगे, और जो परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होंगे उसकी पीवी निकालने के बजाय वो फेयर वैल्यू खुद देगा। इसको ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा करेंगे IAS 21 की तरह, और उसका इंटरेस्ट निकालना था। अगर वो वाला सिनेरियो होता तो हम 195 को डिस्काउंट रेट यूज करके यहां लाते, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर यहां पर इस फिगर का 6/12 और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके FC डेबिट फाइनेंस कॉस्ट डेबिट पेएबल। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये देख लें यहां जाके भी। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, FC डेबिट पेएबल क्रेडिट, और ये इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और हमारे में गम आ रहा था गम डेबिट पेएबल क्रेडिट। बस ये है, कुछ 195 को इग्नोर करना था, ये समझाने की कोशिश की थी मैंने किसी तरह। ओके, पॉज करें। आप पेपर में वो सारा चक्कर नहीं करना, पेपर में आपने बस एंट्रीज विजुअलाइज करनी है, क्योंकि सारी गेम 143 और 150 की है, वो आपको गिवन है। पेपर में क्या करना है? पेपर में इस तरह करना है, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है, कैश टू बी गिवन, या जो भी कर लें। और दूसरी एंट्री क्या करनी है? दूसरी एंट्री करनी है एक्सपेंस इन CRE डेबिट। पेज 27 की सारी एडजस्टमेंट CRE में जानी है। एक्सपेंस इन CRE डेबिट, इधर पेपर में लिख के आना है 150 वर्सेस 143, CRE डेबिट एंड पेएबल। इट इज एग्जाम लेवल प्रेजेंटेशन। वो जो मैंने डायग्राम बनाई है उसको मैंने वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन वो डायग्राम जरा जरूरी है, किसी पास पेपर में कुछ फड्डा फुड्डा हो सकता है, इसलिए जरा समझाने के लिए जरूरी थी वो। पेपर में ये करना है, अल्लाह का शुक्र है पेपर में 194 को नहीं लेना, पता नहीं 194 है कितना, जो भी है 195 को लेना। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। इधर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगी या वर्सेस वाली कैलकुलेशन? वर्सेस वाली। 845,
चलें जी अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। एट एक्विजिशन ही हैज रिटेन्ड अर्निंग वर्थ 300। ईएल कौन है? सब्सिडरी। कितनी है? Land which had a carrying value of 50, the land had a fair value and value in use is 70। अच्छा भाई, इस लाइन को आपने नहीं पढ़ना, इस लाइन को ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा दें। ये हमारा भी एक कॉन्सेप्ट रहता है, ये मैं किसी दिन कराऊंगा। ओके, आपको याद है जब मैंने कहा था जब वैल्यू इन यूज भी दे दे फेयर वैल्यू भी दे दे, तो पहले फेयर वैल्यू पे लाना है, बाद में इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 8, स्टेप 1 फेयर वैल्यू टेस्ट, स्टेप 2 इंपेयरमेंट। अच्छा जी, बीवी 50, फेयर वैल्यू 80, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 30। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने करनी है वर्किंग 8.1 इंपेयरमेंट टेस्ट, रिवाइज्ड बीवी कितनी है? 80। ये अल्लाह का शुक्र है एडजस्टमेंट हमारी रिवाइज होगी, तो पहले भी थी। रिवाइज्ड बीवी को कंपेयर करें रिकवरेबल अमाउंट से, हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस और वैल्यू इन 80 हायर, जरा देखें 80। उस सवाल में भी वैसे इंपेयरमेंट लॉस 0 ही था एक दफा पहले। अब इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करें। इंपेयरमेंट लॉस वर्किंग 8.1 0। चले नोट। जी 30 की एंट्री, लैंड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1, और 0 की एंट्री इंपेयरमेंट, देखें इधर, इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट एंड लैंड क्रेडिट। लेकिन इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी एंट्री कर दें। कितना? 30। ओके, नेक्स्ट। साल के मिड में, उधर रखो पहले, उधर पूरा व्हाइट बोर्ड कवर करो, छोटा वाला बड़ा वाला। वापस ले आए। साल के मिड में पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी यूजफुल लाइफ 30 ईयर्स है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमें मसला नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रेंट पे सब्सिडरी को देना, इस पे मसला है।
तो परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद यूजफुल लाइफ ऑफ 30 years फॉर 600 million। जी कॉस्ट 600, सेम 4 million पर मंथ टिल 31 दिसंबर 22। साल के लिए किराए पे दिया उसने, फिलहाल साल के लिए किराए पे दिया, लेकिन हमारे साल में तो ऑब्वियसली 6 महीने हैं, उसने साल के लिए किराए पे दिया, ये तो एग्रीमेंट की बात है ना। खैर है, प्रॉपर्टी पेरेंट की अपनी जाती किताबों में फेयर वैल्यू पे आ रही है 650 पे। प्रॉपर्टी वॉज कैरिड इन रेंट फॉर द मंथ, इसको छोड़ें जरा जी। आप बता दें ग्रुप के एंगल से ये पीपीई है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? अगर पेरेंट सब्सिडरी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देके कहे कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो आईएफआरएस 3 और 10 कहते हैं तुम दोनों एक हो। अब रेंट पे देना तो कुछ है ही नहीं मेरी नजर में, कहता है अगर रेंट पे देना कुछ नहीं है तो फिर ये तुम्हारा ओन्ड एसेट है, पीपीई टाइप। बस इसको फिर पीपीई में रखो। ये क्या तुम लोग आपस में खेल रहे हो, एक दूसरे से रेंट कमा रहे हो? तो इसको आईएस 40 से निकाल के आईएस 16 में ले जाएं। फिलहाल ऐसा करें 650 पे तो ये पड़ा हुआ है, द प्रॉपर्टी वॉज कैरिड एट फेयर वैल्यू। और मेरे ख्याल से और कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं भी नहीं, सिर्फ यही वाली है शायद। तो इसको पहले 650 को यहां से निकालें। पहली एंट्री बताएं, सुबह वाली क्लास में की थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट पीपी डेबिट। लेकिन एक मसला हो गया कि सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पीपी में बाय डिफॉल्ट कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है। तो अब जो पीपी में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, तो ये तो फेयर वैल्यू पे पड़ा हुआ है। आप बता दें व्हाट वाज द कॉस्ट? 600। फेयर वैल्यू मॉडल कौन यूज कर रहा था? मुझे देख लेने दें। एट फेयर वैल्यू पेरेंट यूज कर रहा था। तो पेरेंट ने कितना गेन रिकॉर्ड किया होगा? 50 का। तो 50 का गेन उसने रिकॉर्ड किया, अब हम दोबारा रिकॉर्ड कर दें? ये आपस की डील नहीं है 50, ये आपस का गेन नहीं है, आपस का गेन रेंटल इनकम है। ये उसका जाती गेन है जो मैं आईएस 40 की वजह से रिकॉर्ड किया हुआ है। आईएस 40 से आईएस 16 पे लाने के लिए गेन उल्टा रहा हूं। गेन उल्टाने की एंट्री अदर इनकम कम कर दें, सीआरई डेबिट और पीपी। ओहो, ये तो कॉस्ट पे आ गया, 650 माइनस 50, ये तो 600 पे आ गया, कॉस्ट पे आ गया। ये 16 तो नहीं कहता चीजों को कॉस्ट पे रखो, वो तो कहता है डेप्रीशिएट करो। तो स्टेप 1 बोलें, पीपी डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट एट फुल वैल्यू। स्टेप 2, सीआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। स्टेप 3, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से सीआरई कम हो जाएगी। तो ये गेन रिवर्स हो रहा था आईएस 40 वाला, अब आईएस 16 वाली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है। कॉस्ट पे निकालें या 650 पे? डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने इधर खरीदी है। अगर ये 4 साल पहले की खरीदी होती तो 4 साल का गेन उल्टाना था और 4 साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में तो एज ऑन चीजें जाती हैं जी। एंट्री सॉल्यूशन में एंट्रीज हुई है, मैंने की हुई है, सीआरई डेबिट और इस सारी डिस्कशन के बाद हुआ क्या? 600 वाली चीज 10 रुपए डेप्रिशिएट कर गई। वैसे चीज है भी 600 वाली, खरीदी तो 600 की थी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गायब क्यों हो गई? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स मैंने की नहीं हुई। हम तो दोनों एक ही हैं, पेरेंट और सब्सिडरी में, हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं? तो ये खुद ही प्लांट यूज कर, खुद ही बिल्डिंग यूज करें, आपस में लगे हुए हैं, तो इसको डेप्रिशिएट करें बस।
ये तो वो 3 एंट्रीज हैं जो मैंने लास्ट क्लास में कराई थी। जी मैं चौथी की तरफ आने लगा हूं, पहले एंट्रीज बता दें। पीपी डेबिट 650, आगे अदर इनकम डेबिट पीपी सीआरई डेबिट अब रेंटल इनकम को कैंसिल नहीं करना होता है, इधर रेंट रिसीवेबल को कैंसिल करना होता है। रेंट ऑफ जून इज नॉट पेड, या पेड हो गया अगले तक पहुंचा नहीं। अनपेड का तो मतलब होता है एक की किताबों में रिसीवेबल है, दूसरी किताबों में पेएबल है, तो इन ट्रांजिट तो कुछ भी नहीं है। अनपेड का मतलब है बस पे नहीं किया, तो दूसरे ने रिसीव, तो फिर एक की किताबों में पेएबल है, दूसरे की किताबों में, तो रेंट रिसीवेबल क्रेडिट पूरे 6 महीने का या सिर्फ जून का? सिर्फ जून का। चलें जी, इस एंट्री को आप नोट करें। बोलें रेंट पेएबल, पहले रिसीवेबल कैंसिल किया करें, -4। जी P&L में क्या करना है भाई, सारे बताएं ना। पहली एंट्री P&L में जाएगी तो बैलेंस शीट टाइप कीजिए, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, और 4 × 6, बस ये 24 जिसको समझ आ गया वो सही है बंदा। बैलेंस शीट में रेंट रिसीवेबल पेएबल कैंसिल होता है और P&L में रेंटल इनकम कैंसिल होती है। व्हाट इज रेंटल इनकम? 4 × 24। RI डेबिट RE क्रेडिट, रेंटल इनकम डेबिट। अच्छा कोई बंदा ये बोंगी ना मारे के 5 महीने का रेंट पड़ा होगा, ओ भाई एक्रूअल अकाउंटिंग है, P&L में 6 महीने का ही रेंट पड़ा होगा, वो बैलेंस शीट में सिर्फ 1 महीने का रिसीवेबल आ रहा था। आपको पता है बिजली का बिल 12 महीने का P&L में आ रहा होता है और दिसंबर का पेएबल में जा रहा होता है। ऐसे ही होता है ना दुनिया में, बिजली का बिल P&L में 12 महीने का जाता है, लेकिन आखिरी महीने का बैलेंस शीट में पेएबल में जाता है और 11 महीने का कैश अकाउंट में जाता है। लेकिन P&L में याद रखें बिजली का बिल कैसे जाता है, बिजली के बिल की एंट्री होती है इलेक्ट्रिसिटी डेबिट 12, कैश क्रेडिट 11 और पेएबल क्रेडिट 1। तो बैलेंस शीट में 1 महीने का जा रहा है, P&L में पूरे साल का जा रहा है। तो ये 24 कितने लोगों के जहन में खुद आ गया था जी, रेंटल इनकम और रेंटल एक्सपेंस माइनस, इट विल नॉट हिट वर्किंग 5। अच्छा मेरे ख्याल से कभी ऐसे भी आ सकता है कि सब्सिडरी पेरेंट को दे दे, तो फिर CRE की जगह SRE आ जाएगा बस, फिर वो एस प्रॉफिट भी कम होगा 60 रुपए से। चलें आगे, बस अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया अब तो। इम्पेयरमेंट टेस्ट गुडविल का 15 मिलियन है। जी बोलें। इधर से देख लेना, 65 मिलियन माइनस 39 मिलियन, 26 मिलियन शेयर उसके हैं। जरा 17 सवाल में ऊपर दिया हुआ था 442।
जी गुडविल, इम्पेयरमेंट, वन 107 गुडविल, अल्लाह सी इम्पेयर भी कर चुके हैं, इसलिए गुडविल कर रहे हो। अच्छा अब उसने तो आगे लिखा हुआ है मैनेजमेंट का ख्याल है कि ये टेम्परेरी सी इकोनॉमिक कंडीशंस आइंदा बेहतर हो जाएंगी। क्या फ़र्क पड़ता है अब इससे, तो हो तो गई है ना बस इम्पेयर। अब मैनेजमेंट का ख्याल है ना, आगे पता नहीं क्या हो, मैनेजमेंट के ख्याल से और ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं। We acquired 6 million shares of HL representing 30% shareholding. That's why our associate in Octagon. फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू ए के शेयर्स की तो कहीं नहीं लेके जानी होती, बस ठीक है और कोई मसला नहीं है, तो इसको बाहर ले आए हैं 100 को पेपर में ऐसे काट के। एसोसिएट के शेयर की तो फेयर वैल्यू कहीं नहीं लेके जानी होती, पूरे सिलेबस में कहीं नहीं लेके गए हम यार। नेट प्रॉफिट और डिविडेंड दिया हुआ है, अब आरईज नहीं दी हुई है ओपनिंग क्लोजिंग, क्या करें? न्यू अप्रोच लगा लें, तो फिर ज़रा डेट ऑफ परचेज देख लेना, ऐसे कोई बोंगी ना मार दें हम, वो तो साल के पहले दिन ही है। तो अभी आज सुबह सुबह जो काम किया वो कर लें। पोस्ट पैट बता दें 60, पोस्ट पैट क्लोजिंग आ रही माइनस प्री आ रही, हम नहीं कर सकते। 60 इंटू 30, नहीं इसको ना सीआरई में लेके जाएं, नेट करके लेके जाएंगे सीआरई में। और डिविडेंड अल्लाह का शुक्र है पेड है, और अगले ने रिकॉर्ड भी कर लिया हुआ है। अगले ने रिकॉर्ड किया हुआ है तो ये तो P&L में कैंसिल होगा ना, यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा। तो बैलेंस शीट के एतबार से तो ये पेड है, तो वर्किंग 6 अगर करनी पड़ती तो शो करते, और बैलेंस शीट के एंगल से इग्नोर करेंगे। हाँ अगर ये वाला सवाल होता तो क्योंकि पे हो चुका है इसलिए अगले ने रिसीव कर लिया है तो कैंसल करते, तो बैलेंस शीट के एतबार से इसको इग्नोर करें। लेकिन अनलकीली वर्किंग 7 का नया फॉर्मेट यूज करना पड़ा है, उस वजह से मैं डाल रहा हूं। तो हमें मिला कितना, बना कितना 18, लेकिन हमने प्लग कितना किया। इधर अब कैश ना लिखा करें, इधर कौन सी जनरल एंट्रीज हो रही हैं, इधर डिविडेंड लिख दें। सुबह मैंने कैश लिखवाया था, इधर डिविडेंड लिख दें। ये मेरे ख्याल से पूरा फुल डिविडेंड है, इसी का है सिर्फ। हाँ ये 20 इसका है, इस पे अब लगाना पड़ेगा हमें कितने परसेंट, 30%। लेकिन अब इसको नेट करके यहां ले जाया करें, 18 माइनस 6 12, ये कहा था, इसको नेट करके ले जाया करें। वर्किंग नंबर 7, 4 मिनट ऊपर हो गए हैं, बस 1 मिनट में अब आप फ्री कराऊँ मैं आपको, ये फिगर बता दें बस। ड्यूरिंग द ईयर OL मेड सेल ऑफ 50 मिलियन टू HL। OL कौन है? A टू P। वर्किंग नंबर 9। सोल्ड कितने? 50। अब आप देखिए मैं डायरेक्ट कैसे करने लगा हूं। 60% ऑफ दीज गुड्स वाज सोल्ड, सेल किया 50, अगले ने 60% बेच दिया। ये क्या है? सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का 3.3। नई लाइन डालूं पीस शेयर या यहीं पे परसेंटेज लगा दूं? यहीं पे लगा देनी चाहिए, बट पता नहीं फिर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। 1 सही। कितना बेचा, कितना अनसोल्ड, 40%। फिर परसेंटेज लगा के प्रॉफिट निकाला। लेकिन इस टॉपिक में साथ साथ ये वाली परसेंटेज भी तो लगानी है ना। किसने बेचा?
ए ने, तो ARE CRE में पड़ी हुई है। CRE डेबिट, किसने खरीदा? पी को तो स्टॉक नजर आ रहा है। 1 यहां पे ले आए, P2 आपा टू पापा, मैंने समझा पापा टू आपा, आपा टू पापा एंड आपा टू पापा। इन्वेंट्री में से 1 निकालना है। चलो यार क्लोज करो, टोटल्स कर लेंगे एक घर जाके। ये इन्वेंट्री में से निकाला है मैंने, इन्वेंट्री में से नहीं निकालना था, इन्वेंट्री में से निकाला है माय डियर। अगर इस पे भी मसला तो क्लास A to B है। तो किसने बेचा? किसने बेचा? ए ने। किसने खरीदा? किसके स्टॉक में पड़ा है? स्टॉक को क्रेडिट कर दें। कोई आपस के डेटर भी हैं। बस कुछ भी नहीं करना, आपस के डेटर क्रेडिट तो नहीं कैंसिल करने होते यहाँ पे। नहीं मुझे क्या टेंशन है यार, हाँ आप लोगों का फ्यूचर है, आप लोग कर रहे हैं यहाँ -25 मुझे क्या है। ये देखें इसका क्या करना है। OL दूसरी बीवी कह रही है मैंने शोहर से 25 लेने हैं। दूसरी बीवी, OL तीनों ना पता है, बड़ा तेज है तू। कह रही है मैंने 25 लेने हैं, और ये क्या कह रहा होगा मैंने 25। अब ये उठाते हुए ऑलरेडी उठाए नहीं, तो फिर इनको कैंसिल कैसे करें? तो अगर ये भी भूला हुआ है तो फिर निस्यान की भी, भूलने की बीमारी है आप लोगों को। इजी सवाल आ रहे हैं माय डियर, वेरी इजी सवाल। थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है हमारी पेज 27 पे आके, पता नहीं क्यों। बताएं कैसा था? वैसे आधा सवाल हो जाना था पेपर में, आधे से तो ज्यादा हो जाना चाहिए था। चलो यार क्लोज कर दो।